कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो दो से हमारे पास अगर मान लो दो सेल हैं तो सेलों को आप दो प्रकार से तोड़ सकते हो, या तो श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा। अगर हम पहले सेल के नेगेटिव सीरीज को अगले सेल की पॉजिटिव सीरीज जोड़ दें और यही क्रम आगे कंटिन्यू रखें, मतलब एक का प्लस दूसरे का माइनस, ये लगातार एक दूसरे से जुड़ता रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को बोलेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। हमने क्या कहा, सेलों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम दूसरा समांतर। श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर एक सेल के ऋणात्मक सीरीज को अगले सेल के धनात्मक सीरीज से जोड़ दें और यही क्रम आगे कंटिन्यू रखें, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, या सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। कोई दिक्कत नहीं। समांतर क्रम में क्या होगा, मान लो हमारे पास एक सेल है, एक पॉजिटिव दूसरा, और एक दूसरे सेल को इसके साथ जोड़ दे इस प्रकार ताकि प्लस से प्लस जुड़े और माइनस से, तो इस प्रकार के संयोजन को बोलेंगे समांतर क्रम। जैसे बोलता हूं, यदि दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाए कि पहले सेल का धनात्मक सिरा दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से और पहले सेल का ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़े और यही क्रम आगे कंटिन्यू रहे, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, पार्श्व क्रम। समझ में आया, ये क्या है पार्श्व क्रम, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, लिखवाया जाए क्या। फिर लगाओ नंबर एक, हाँ सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम बोले कि यदि एक सेल के हो गया ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ दें और यही क्रम आगे भी जारी रखें, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास कितने सेल लेंगे, दो सेल लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका धनात्मक सिरा है और ये वाला, फिर यहाँ पर प्लस रहेगा, अगला वाला क्या रहेगा, ऐसे आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर करना चाहें। कहां तक जाएगा, ये वाला प्लस रहेगा और ये वाला क्या रहेगा। फिर आप क्या करोगे, इसके धनात्मक सिरे को यहाँ से लाओगे और बाहरी प्रतिरोध से जोड़ दोगे, फिर यहाँ कुंजी लगा दोगे और यहाँ बंद कर दोगे। और सुनो, इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लो कितना रहेगा R1, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल E1 है, तो आंतरिक प्रतिरोध R1। हाँ, इसका विद्युत वाहक बल कितना है E2, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। ऐसे ये लास्ट में अगर जाना चाहोगे Pn, और इसका आंतरिक प्रतिरोध ये सेल का वाहक प्रतिरोध है R, और ये हमारे पास कुंजी लगी हुई है, ठीक बोलो, ठीक है, कंप्लीट करो। इस पूरे परिपथ में धारा बह रही है आई, यहाँ एक पॉइंट ले लो ए, यहाँ पर जोड़े हैं तो यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पर पॉइंट सी, ये आगे ऐसे आता रहे। कंप्लीट करो फिगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ, मान लीजिए हमारे पास दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2, केवल दो सेल की ये बात कर रहे हैं। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, किस क्रम में, इसका वाहक प्रतिरोध R और परिपथ में प्रवाहित धारा I है। तो आप ये बताइए ए और बी के बीच विद्युत वाहक बल जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, ए बी ए बी, गलत कह रहा हूँ, ए और बी के बीच विभवांतर बी ए बी, बी और सी के बीच विभवांतर बी बी सी, यही होगा ना। चलिए अब यहाँ कहेंगे ए तथा बी के बीच, तो याद नहीं तब इतना लिखने में चला जाएगा ना, ए तथा बी के बीच विभवांतर क्या लिखेंगे, वी ए बी। और अगर आपको याद होगा तो याद होगा वी बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, कल पढ़ा था मैंने, एकदम गलत, बताओ किसी को याद है, शायद जनी बड़ी इतनी मेहनत कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं,
ना बस में ई माइनस, यही होता है फार्मूला। बोलो अब चलो बैठ जाओ। थैंक यू। ए और बी के बीच विभवांतर बी ए बी बराबर आएगा ई, इसका भी तो भाग ई वन है तो यहाँ पे रहेगा ई वन माइनस आई, और आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या है आर वन, यहाँ पे रहेगा। आई होप समझ में नहीं आया होगा। अब हम लिखेंगे बी तथा सी के बीच विभवांतर बी डी सी। यहाँ पे देखो बी और सी के बीच विभवांतर क्या है, विद्युत भाग कितना है माइनस आई, और प्रतिरोध कितना है इनका नंबर। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अतः ए तथा सी के बीच विभवांतर, अगर ए तथा सी के बीच विभवांतर निकालें तो ये ई होगा या ऐसे चलो इसको क्या कर सकते हैं, बी बराबर बी वन प्लस, विभव की परिभाषा दे बी बराबर बी वन प्लस, लेकिन ए और सी के बीच निकाल रहे हैं बी वन बी टू नहीं कर, यहाँ पर लिखेंगे बी ए बी प्लस बी, और ये ए और सी के बीच निकाल रहे हैं तो यहाँ ए सी रहेगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं बोलो सर। यस कोई डाउट है इसमें कहो सर। मुझे क्या निकालना है, ए और बी के, ए और सी के बीच मुझे निकालना है क्या विद्युत वाहक। तो यहाँ जरा ध्यान से देखो ये ए है ये सी है, अगर मैं इस फिगर को यहाँ से हटाऊं केवल इतना जोड़ू प्रतिरोध से तो बाहरी प्रतिरोध इसमें क्या है, ध्यान से बोलिएगा। ए और सी के बीच, ए और सी के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, धारा गुणे प्रतिरोध, तो ये आएगा बी बराबर होता है आई इंटू आर, ये फार्मूला भी होता है और ये फार्मूला भी होता है। अच्छा यहाँ पे आगे चलेंगे बराबर क्या आएगा बी ए बी ना, तो ए और सी के बीच विभवांतर निकाल रहे हैं तो उसको जोड़ के लिखेंगे घटा के, तो ए और बी के बीच विभवांतर है कि ए बी के बीच विभवांतर ये रहा ई वन आई आर वन, और इसके बीच सही है भाई। क्या यहाँ देखो क्या कह सकते हैं यहाँ पर आई आर, ये माइनस से जाएगा प्लस, ये भी माइनस से जाएगा प्लस, आई आर वन ये माइनस से जाएगा प्लस आई आर टू बराबर क्या बचेगा ई वन प्लस, सही है। अच्छा ये बताओ कॉमन क्या है सब में, तो बचेगा आर, यहाँ पर आर वन प्लस और बराबर। अच्छा एक चीज और बताओ, ये यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो क्या यहाँ ऊपर लिखें, ऊपर लिखते हैं आई बराबर क्या मिलेगा ई वन प्लस, और नीचे आर प्लस आर वन प्लस। इसी फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं ई वन और ई टू को परिणामी बोल देंगे, ये हो गया इक्विवेलेंस, ई इक्विवेलेंस बटे में आर को ऐसे रहने दो, आर वन और आर टू को आर परिणामी लिखेंगे यानी आर की, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक बार फिर से बताऊं क्या, तो चलो यहाँ से देखो तो बी ए बी कैसे हो जाएगा ई वन माइनस आई आर वन, ठीक है, यहाँ इस फार्मूले से निकाला है मैंने। इसी प्रकार से अगर मैं केवल बी और सी के बीच निकालना चाहूँ क्या विभवांतर, तो इसको हमने किस दिखाया किससे बी बी सी से, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा ई, तो इसके बीच भी तो भागफल कितना है बी और सी के बीच ई टू, तो यहाँ पे ई के स्थान बी टू हो गया और माइनस आई आर के स्थान क्या हो गया आर टू, क्योंकि बी और सी के बीच आंतरिक प्रतिरोध आर टू है। अच्छा अब अगर मैं सेल को केवल इतना कंप्लीट करूँ, देखो इतना, ठीक, तो बताओ क्या होगा, अब इसके बीच भाग प्रतिरोध कितना है, यही तो हमारा टर्मिनल विभवांतर होगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे ए और सी के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ दो, इतना धन इतना, ठीक बा। तो बी ए सी इसके बीच टर्मिनल विभवांतर कैसे निकालते हैं आई इंटू आर, और यहाँ पर बी ए बी का वैल्यू ये रहा और बी बी सी का वैल्यू ये रहा, रख दिया मैंने, फिर इसको एज इट इज रहने दिया। यहाँ देखो ये माइनस आई आर आर वन और ये माइनस आई आर टू, दोनों को एक तरफ कर लिया। क्यों किया ऐसा मैंने, क्योंकि आई वाला को एक तरफ कर रहे हैं, तो इसको एज इट इज लिख दिया, ये माइनस का जरा प्लस, ये भी माइनस का बराबर किस पर आएगा तो प्लस। जब ये और ये टर्म चले गए तो यहाँ पे बचा इवन प्लस, फिर इन दोनों में इन तीनों में आई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा आर प्लस आर वन प्लस आर टू, इसको एज इट इज रहने दिया। फिर यहाँ से आई का वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को बराबर के उस पर भेज देंगे, या इंटू में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास आई बराबर हो जाएगा ई वन प्लस ई टू अपान आर प्लस आर वन प्लस आर टू। इसको मैं इक्विवेलेंस कर सकता हूँ क्योंकि दो सेलों का जो परिणामी होगा उसको ई इक्विवेलेंस से लिखेंगे, आर सिंगल है तो लिख दिया, आर वन प्लस आर टू इस श्रेणी क्रम में है उसका परिणामी किसे कहेंगे आर की, बस एन सेल है तो यही लिखेंगे एन सेलों के लिए। सर अगर एन सेलों के लिए बात करेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा ई वन प्लस ई टू, ये डाटा कहाँ तक जाएगा ई एन तक, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आर प्लस आर वन प्लस डाटा डाट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है ना, होना भी नहीं, इतना समझ में आ गया। अब स्पेशल केसेस बना लेंगे, दो दिख रहा है नहीं,
ठीक है, n बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कन्फर्म है, बोलो, समझ में आया? एनी हाउ देखो, अधिकतम धारा आई मैक्स के लिए हम जानते हैं अधिकतम धारा के लिए क्या करते हैं, आर का मान 0 कर देते हैं, बोलो। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई, ये दूसरी कंडीशन है और ये पहली, तो यहाँ पे आई बराबर क्या होगा, आई मैक्स हो जाएगा बराबर एन ई बटे ये तो 0 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, और फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पीछे भी इसको हम करा चुके हैं, बोलो सही है, बोलो। चलो कंडीशन नंबर 3, आदर्श सेल के लिए, आदर्श, जब आदर्श सेल के लिए बात करते, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।